हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट रोमांटिक रिवाइवल। आज हमारा टॉपिक है रोमांटिक रिवाइवल। द रोमांटिक मूवमेंट ऑफ द एंड ऑफ 18th सेंचुरी एंड द बिगिनिंग ऑफ द 19th century was a sweeping revolt against the literature, philosophy, art, religion, and politics of the age or region, just as Dryden and Pope had rejected the romantic traditions of the Elizabethans as crude and irregular and had adopted classical, or more correctly new classical, principles of French literature in their writings. So new Wordsworth and Coleridge in their turn rejected the new classical principles in favor of the romantic। देखिए, 18वीं शताब्दी के अंत में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में रोमांचवादी आंदोलन तर्क के साहित्य, दर्शन, कला, धर्म, राजनीति के खिलाफ वेगपूर्ण आंदोलन था। ठीक जैसे ड्राइडन और पोप ने एलिजाबेथ की रोमांचकारी परंपराओं को असभ्य और अनियमित कहकर नकार दिया था तथा अपने लेखों में क्लासिकल अथवा अधिक सही कहें तो फ्रांसीसी साहित्य के नव क्लासिकल सिद्धांतों को अपना लिया था। इसलिए अब वर्ड्सवर्थ, कॉलेरिज ने अपनी बारी आने पर रोमांचकारी सिद्धांतों के मुकाबले नव क्लासिकल सिद्धांत को ठुकराया। ऐसा करने में वे केवल एलिजाबेथ अथवा अंग्रेजी साहित्य के प्रथम रोमांचवादी युग को ही लौट रहे थे। ये ध्यान देने योग्य है कि एलिजाबेथन युग एवं वर्ड्सवर्थ के युग में बड़ी समानता है। वर्ड्सवर्थ का युग रोमांचकारी युग था, बहुत ही रोमांटिक युग था। वो रोमांटिक एज के कवि माने जाते हैं। वर्ड्सवर्थ और उनकी कमियों का समूह प्रकृति के ऊपर देखते थे कि एक ऐसा दृष्टिकोण जो एलिजाबेथन्स को अज्ञात था। सिवाय शेक्सपियर के प्रकृति के प्रति उनकी भावनाओं की तीव्रता, इसकी व्याख्या को उनकी जटिलता इतनी मोहक है कि सारा अन्य उसके अतिरिक्त प्रकृति काव्य पीला पड़कर महत्वहीन हो जाता है। ओके, The beginning and the triumph of the romantic movement. Although the romantic movement of English literature and its beginning or anticipations in the earlier 18th century, it was not till the middle of the century that its characteristics became prominent and self-conscious, while its complete triumph was reserved for the early years of the 19th century. वर्ड्सवर्थ, कॉलेरिज, स्कॉट, साउथे, बायरन, शेली, कीट्स, ये सब क्या है 19th सेंचुरी के राइटर्स थे। नेक्स्ट, द कॉज ऑफ द मूवमेंट के क्या कारण थे? द शेकल्स ऑफ न्यू क्लासिज्म। ओके, यानी कि नव क्लासिकल की बेड़ियाँ। द चीफ कॉज ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट वॉज अ डिजायर टू इनलार्ज द बाउंड्स ऑफ पोएट्री while freeing it from the shackles of new classicism. The new classical creed laid down definite rules for the writing of poetry, which may be stated as follows. And write only what is rational, choosing your subjects from everyday life axioms, truths, motifs which have been uttered by wise men of the past. Avoid flights of fancy and imagination. Avoid also passion and enthusiasm and unbecoming, because they are not good forms. Okay. देखिए, रोमांचवादी जो आंदोलन नियम परंपरा के बंधनों के विरोध की भावना से चिन्हित था, जिनको प्रवृत्ति प्राय मानवीय भावना के स्वतंत्र विचरण पर बेड़ियाँ डालना था। रोमांचवादी काव्य जीवन एवं भावनाओं के सर्वाधिक गहरे स्रोतों तक जाता है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ जर्मनी। जर्मनी आफ्टर एन of nearly 2 centuries had taken great strides in poetry and drama under Goethe and Schiller.
and in philosophy under Kant and Schelling during the second half of the 18th century. German thought, especially the transcendental philosophy of Kant, fascinated Coleridge and De Quincey. The philosophy rejected the materialistic interpretation of the universe and held that reality was a spiritual essence that transcends sense experience. 18वीं शताब्दी के आखिरी अर्धांश में जर्मनी ने लगभग 2 शताब्दियों के ग्रहण के बाद काव्य नाटक में बड़े कदम उठाए थे। गोइथे और शीलर के दर्शन शास्त्र में कैंट तथा शीलिंग के नेतृत्व में जर्मन सोच ने, विशेषकर कैंट के पारलौकिक दर्शन ने, कॉलेज एवं डी क्विंसी को आकर्षित किया था। नेक्स्ट है द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी फ्रांसीसी क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा। द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द ग्रेट एंड रोमांटिक मूवमेंट has been much exaggerated, particularly by French and American writers. It stimulated and exaggerated the romantic movement in literature, but it did not initiate it. The French Revolution, who started with the fall of the Bastille, जो बास्टिल का युद्ध था 1789 में हुआ, come long after Thompson's seasons, which had fired the first shot in romantic revolt against Pope. Nevertheless, देखिए जो था फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव रोमांचवादी आंदोलन पर अत्यधिक था, जो कि काफ़ी बड़ा चढ़ाकर कहा गया है। विशेषकर फ्रांसीसी अमेरिकी लेखकों द्वारा इसमें रोमांचवादी आंदोलन को उत्तेजना दी गई और उसे गतिशील बनाया गया साहित्य में, परंतु इसने आंदोलन को प्रभावित नहीं किया। फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में बेस्टिल के पतन के साथ प्रारंभ हुई थी। ओके, नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक मूवमेंट्स। ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट कस्टम, यानी परंपरा के विरुद्ध आंदोलन। The romantic movement was marked by a protest against his bondage of rule and custom, which generally tended to fetter the free play of the human spirit. Romantic poetry goes to the deepest sources of feeling and of life. Unlike classical poetry, it does not merely play on the surface of life. रोमांचवादी आंदोलन नियम एवं परंपरा के बंधनों के विरोध की भावना से चिन्हित थे, जिनकी प्रवृत्ति प्राय मानवीय भावना के स्वतंत्र विचरण पर बिगड़ियाँ डालना था। रोमांचवादी काव्य जीवन एवं भावनाओं के सर्वाधिक गहरे स्रोतों तक जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट, रिटर्न टू नेचर, यानी प्रकृति की ओर लौटना। रोमांटिसिज्म रिटर्न टू द नेचर एंड टू द सिंपल ह्यूमैनिटी फॉर इट्स मटेरियल एंड देयरफॉर इट मार्क्ड कॉन्ट्रास्ट टू क्लासिज्म एंड दैट हैड लिमिटेड इटसेल्फ लार्जली to the clubs and drawing rooms and social and political life of London. Thomas seasons its defects and withstanding. देखिए, रोमांचवाद अपनी सामग्री के लिए प्रकृति में साधारण मानवता की ओर लौटा, इसलिए क्लासिज्म के ठीक विपरीत, जिसने स्वयं के क्लब, ड्राइंग रूम, लंदन के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन तक को उसने सीमित कर दिया था। नेक्स्ट है लव ऑफ द मिस्टीरियस एंड सुपरनैचुरल। The term romanticism comes with romance, and because old tales of romance and chivalry were full of the marvelous and the supernatural, so one of the chief characteristics of the romantic poetry become a love of the mysterious and supernatural, the strange and the vague. This quality can be easily illustrated from the poetry of the Romantic age. The mysticism of Wordsworth and Shelley's poetry and supernatural element in the poetry of Coleridge are illustrative of this aspect of romantic movement. देखिए, रोमांचवादी शब्द रोमांच में आता था क्योंकि रोमांच में बहादुरी की कहानियाँ नवीनता से भरी हुई थी, इसलिए जो है रोमांचवादी कविता का एक प्रमुख लक्षण रहस्यात्मक, अमनुष्य, अजीबोगरीब, अस्पष्ट के प्रति प्यार बन गया। ये गुण रोमांचवादी काव्य से सहज ही उदाहरणित किया जा सकता है। वर्ड्सवर्थ और शैली का काव्य का रहस्यवाद कॉलेरिज के काव्य के रोमांचवादी आंदोलन के इस पहलू का भी उदाहरण बना हुआ है। ओके, नेक्स्ट है हमारा
Imaginative sensibility. Professor Herford wrote that the Romanticism was primarily an extraordinary development of imaginative sensibility. This is a comprehensive phrase which describes a number of features associated with Romanticism. One of them is a love of beauty expressed in different ways by different poets. The beauty of nature, both in its wild and domesticated aspects, finds novel expression in all romantic poetry. With Keats, however, beauty becomes a religion and it identified with him truth. जो इसकी जो थी इमेजिनेटिव सेंसिबिलिटी, ये रोमांचवाद तो एक असाधारण विकास था कल्पनात्मक चेतना का। ये बहुआयामी वाक्यांश है जो रोमांचवाद से जुड़े कई गुणों का वर्णन करता है। इनमें से एक सौंदर्य का प्यार है जिसे भिन्न भिन्न कवियों ने भिन्न भिन्न तरीकों से वर्णित भी किया है। प्रकृति का सौंदर्य इसके जंगली एवं घरेलू दोनों पहलुओं में रोमांचवादी काव्य में सुंदर अभिव्यक्ति पाया जाता है। परंतु कीट्स के साथ सौंदर्य एक धर्म बन जाता है जिसने सत्य के रूप में देखा। इसका अर्थ कल्पना की वाक चातुर्य, समझदारी, श्रेष्ठता भी थी। रोमांचवादी समालोचक विश्वास करते थे कि कल्पना काव्य की आत्मा होती है जबकि शैली इसका शरीर होता है। इसकी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए। लव ऑफ द एलिमेंट, सिंपलिसिटी ऑफ लाइफ। ओके, लव ऑफ द एलिमेंट्स, सिंपलिसिटी ऑफ लाइफ इज characteristics feature of romanticism. We know how in the second half of the 18th century the poetry of the poets like Burns, Cowper and Crabbe began to reveal a wider humanity and greater sympathy with mankind.